डायग्राम है, डायग्राम को बाद में समझेंगे, पहले इस पैराग्राफ को क्लियर करते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें टाइप ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, तो हम पहले इस चीज़ को जिक्र करते हैं। अच्छा, जो बात लिखी हुई है कि हमारे पास तकरीबन अब तक 100 से ज़्यादा 50, ये पुराना एडिशन है 50 लिखा हुआ है, तकरीबन अब तक 100 से ज़्यादा क्या हो चुके हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर आइडेंटिफाई हो चुके हैं। लेकिन हम उनके लफ्ज़ का इस्तेमाल करें टेंटिवली बीट आइडेंटिफाइड। टेंटिवली यानी कि हमें प्रॉपर तरीके से उनका फंक्शन नहीं पता कि वो किस तरीके से काम करें, क्या काम करें, ठीक है, उन पर भी रिसर्च हो रही है, इसलिए यहाँ लफ्ज़ क्या क्या इस्तेमाल किया गया टेंटिवली। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है आगे 6 सिग्नल मॉलिक्यूल कंपाउंड, सॉरी, ठीक है। तो यानी कि 6 न्यूरो ट्रांसमीटर ऐसे जिनके बारे में पता होना बहुत ही लाजमी है, ठीक है। और हमारे पास इन न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में हम काफ़ी हद तक जानते भी हैं। यही वो 6 न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो थेराप्यूटिकली यूज़फुल ड्रग के इलाज में क्या करती हैं, टारगेट बनती हैं। थेराप्यूटिकल यूज़फुल ड्रग का मतलब क्या होता है, यानी कि वो दवाइयाँ जो कि क्या करें, बीमारी का इलाज करें, बीमारी को सही की तरफ लेके। कुछ दवाइयाँ जो कि जैसे कि टॉक्सिन्स हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेंगे हमारे पास, वो हमारे दिमाग पे असर भी करती हैं, बॉडी पे असर भी करती हैं, लेकिन वो हमारे पास थेराप्यूटिक नहीं कहलाएंगी, नॉन थेराप्यूटिक कहलाएंगी, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं दे रही बल्कि नुकसान दे रही है। अब यहाँ जो न्यूरो ट्रांसमीटर लिखे हुए इन 6-7 न्यूरो ट्रांसमीटर को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ ईजिली मार्केट में मिल जाती हैं, यानी कि इन पर इतनी रिसर्च हो चुकी है कि हम क्या कर सकते हैं, इन केमिकल्स को कंट्रोल कर सकते हैं दवाओं के ज़रिए। देखिए बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर यहाँ पर लिखे हुए हैं इनके भी अब सब रिसेप्टर दरियाफ्त हो रहे हैं। पहले तो इनका हम जानते थे एक रिसेप्टर है इनका, ठीक है, यानी कि इनका रिसेप्टर एक तरह का, ठीक है, लेकिन अब दरियाफ्त हो रहे हैं कि इनके बहुत सारे टाइप के रिसेप्टर हैं जिनको कहते हैं सब रिसेप्टर, ठीक है। और जैसे बात करें डोपामाइन की, तो डोपामाइन के 5 रिसेप्टर दरियाफ्त हो चुके हैं, D1 से D5, D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। क्या पता आगे चलकर और भी दरियाफ्त हो जाए। पहले हम डिस्कस करेंगे एसिटाइलकोलिन। अब ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है ये दिमाग में मेमोरी का काम करता है, मेमोरी के लिए, और बॉडी में मूवमेंट के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ ये बात याद रखिए कि एसिटाइलकोलिन जो बॉडी में है और जो दिमाग में रिलीज़ हो रहा है दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर में फ़र्क है थोड़ा सा, नहीं। एसिटाइलकोलिन बना हुआ कैसे, एसिटाइल को ए एंजाइम और कोलिन, यानी कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन फ़र्क कहाँ आता है हमारे पास, स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क नहीं, रिसेप्टर में फ़र्क है, ठीक है। ज़्यादातर दिमाग और बेसिकली हार्ट पर जो रिसेप्टर्स हैं मस्कुरानिक रिसेप्टर्स हैं, उन पे काम करता है। और बॉडी में जो रिसेप्टर है हम स्पेसिफिकली बात करेंगे मसल्स की, क्योंकि ये मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है तो मसल्स पे काम होता है इसका, ठीक है। तो मसल्स पे निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, ठीक है, जो कि एसिटाइलकोलिन को रिसीव करते हैं, ठीक है, मसल्स पे निकोटिनिक और दिमाग में और हार्ट में मस्कुरानिक। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हमारे जहन में आ सकता है कि जो बॉडी में एसिटाइलकोलिन है जो कि मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, वो जाके ब्रेन में क्या कर सकते हैं, आपकी मेमोरी को बढ़ा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेन है उसका अपना यानी कि एसिटाइलकोलिन तो सेम है, लेकिन जो वहाँ एसिटाइलकोलिन है ना वो बॉडी में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसेप्टर होता है, यानी कि रिसेप्टर नहीं बोल सकते, बैरियर होता है, सॉरी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। और जो एसिटाइलकोलिन हमारे पास है, ठीक है, इसका जो बेसिकली बेसिक सिटी है ना, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, पानी को पसंद करता है, जबकि बैरियर जो है लिपोफिलिक है, ठीक है। तो हमारे पास दैट्स वाई ये जो एसिटाइलकोलिन इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ब्रेन वाला ब्रेन में रहेगा, बॉडी वाला बॉडी में रहेगा, दोनों मिक्सअप नहीं होते। अल्जाइमर डिसीज़ जो होती है, अल्जाइमर डिसीज़ में क्या होता है, ब्रेन में जो एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल कम हो जाता है, इसलिए अल्जाइमर डिसीज़ में ऐसी ड्रग्स यूज़ करते हैं जैसे कि हम यूज़ करते हैं डोनीपिज़ल, DONEPEZIL। डोनीपिज़ल ये ड्रग क्या करती है, वो एंजाइम जो कि एसिटाइलकोलिन को तोड़ता है दिमाग में, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल जो होगा वो दिमाग में काफ़ी देर के लिए हाई, यानी कि काफ़ी देर के लिए रहेगा, इससे जो यादाश्त होगी वो बेहतर होगी। एसिटाइलकोलिन बॉडी में कहाँ कहाँ लगेगा, ठीक है, तो रिसेप्टर को हम 2 डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हमारे पास N और एक है N, ठीक है। NM यानी कि ये जो मसल्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये न्यूरॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हम एसिटाइलकोलिन बेसिकली हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये नर्व है, ठीक है, और ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, इसने क्या रिलीज़ किया, इसने रिलीज़ किया एसिटाइलकोलिन, ठीक है, और लगेगा कहाँ एसिटाइलकोलिन, ये लगेगा फॉर एग्जाम्पल लग रहा है मसल्स पे, ठीक है, मसल्स पे लग रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, NM कहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास ये जो है ये कपल्ड हैं, यानी कि हमारे पास जैसे ही एसिटाइलकोलिन लगेगा इसके ऊपर, ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन होगी, मसल मेम्ब्रेन यानी कि मसल के सेल की मेम्ब्रेन होगी, उसमें जो सोडियम चैनल के गेट होंगे वो खुल जाएंगे, ठीक है, और बाहर जो बहुत सारा सोडियम था वो बहुत तेज़ी से अंदर आना शुरू हो जाएगा। सोडियम आयन क्या है, पॉजिटिव है, तो अंदर क्या हो जाएगी, पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी।
यानी कि जो मसल के अंदर, मसल सेल के अंदर का माहौल था वो चेंज हो गया, ठीक है, पोटेंशियल चेंज हो गया। इसी को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और ये चीज़ क्या होगी, पूरे मसल फाइबर में पूरे आग की तरह फैल जाएगी, यानी कि हर तरफ मसल फाइबर में बात ये चीज़ होने लग जाएगी। ये जो हल्का सा बिजली का करंट है ये जब पहुंचेगा स्पेसिफिक जगह पे, जगह कौन सी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब पहुंचेगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, बहुत सारा कैल्शियम ऑलरेडी स्टोर है, ठीक है। जब वहां तक पहुंचेगा हमारे पास इस ये मसल सेल, ठीक है, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ तक पहुंचा करंट झटका, ठीक है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, जिसने बहुत सारा कैल्शियम स्टोर, इसको क्या कर देगा, बाहर रिलीज कर देगा। अब असली काम शुरू होगा। मसल सेल के अंदर क्या होता है, दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। अभी जो बहुत सारा कैल्शियम था ये क्या करेगा, ये एक्टिन के ऊपर एक चीज़ लगी हुई थी, उसको बोलते हैं ट्रोपोनिन। क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन। तो कैल्शियम क्या करेगा, इस ट्रोपोनिन को हटा देगा, ठीक है। फौरन से क्या करेगा, मायोसिन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या करेगा, मायोसिन एक्टिन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, मसल साइज, सेल का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। सेल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बेसिकली सर्जरी के वक्त हम ड्रग्स देते हैं जो कि क्या करें, मसल्स को रिलैक्स रखें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ड्रग होता है सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन क्या करते हैं, इसकी शक्ल मिलती जुलती होती है एसिटाइल कोलिन से, ठीक है। शक्ल किससे मिलती है, एसिटाइल कोलिन से, ठीक है। तो नर्व एंडिंग से अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज भी हो जाएगा ना, ये जो रिसेप्टर होगा एनएम, जहाँ पर यानी कि जो मसल का रिसेप्टर था जहाँ पर एसिटाइल कोलिन ने आके लगना था, वहाँ पर ये खुद लग जाएगा सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। तो भले ही एसिटाइल कोलिन आ रहा हो लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि इस जगह को ऑलरेडी किसने फिल किया हुआ है, सक्सिनाइल कोलिन ने। जब फिल किया हुआ है यानी कि अंदर की रिस्पॉन्स नहीं करेगा, यानी कि बस ने जगह ब्लॉक कर दी है, ठीक है, जगह ब्लॉक कर दी है। तो भी गेट नहीं खुलेंगे सोडियम के, यानी कि अंदर जो पूरा प्रोसेस हो रहा था वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो मसल क्या नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, रिलैक्स रहेंगे। सेकंड चीज़ पढ़े थे हम एन, यानी कि ये बेसिकली न्यूरॉन्स को रेफर कर रहा है ना। तो अगर दो नर्व्स हैं, ठीक है, दो नर्व्स अगर वो ब्रेन से रिलीज हुई, ब्रेन से आई या फिर स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, तो पहली नर्व हमेशा क्या होती है, वो जो निकालती है चीज़ वो क्या होती है, एसिटाइल कोलिन होती है, ठीक है। और सेकंड नर्व क्या करेगी, उसको रिसीव करेगी, दैन सिग्नल आगे मूव करेगा, ठीक है। लेकिन पहली नर्व हमेशा क्या निकालती है, एसिटाइल कोलिन निकालती है, चाहे वो सिंपैथेटिक की हो या चाहे वो पैरासिम्पैथेटिक की हो। एक एक्सेप्शन है वो भी नोट कर लीजिएगा। देखिए हमारे पास जैसे बात की कि फॉर एग्जांपल पहली नर्व हमेशा एसिटाइल कोलिन निकालती है, ठीक है, फिर सेकंड नर्व होती है, लेकिन एक नर्व होती है जो कि डायरेक्ट जा रही होती है ऑर्गन तक। कौन सा, किडनी वाला जो एड्रिनल ग्लैंड था, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली मॉडिफाइड हमारे पास होता है, ठीक है, मॉडिफाइड बेसिकली गैंग्लिया होता है, ठीक है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि पूरा पढ़ चुके हैं पीछे कि बेसिकली मॉडिफाइड गैंग्लिया होता है, फिर सिग्नल आता है, ठीक है। तो जहाँ तक जो डायरेक्ट आ रही थी ना वो एसिटाइल कोलिन निकाल रही होती है, ठीक है। ये वाहिद है हमारे पास, बाकी बाकी जितने भी उसमें देख लिया हमने, नर्व के बीच में होगा, या फिर हमारे पास जो नर्व होगी डायरेक्ट वो मसल्स को जब रिलीज़ करी होगी, मसल्स को अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो एसिटाइल कोलिन रिलीज़ करी होगी, ठीक है। एक बात याद रखें कि एसिटाइल कोलिन की जब हम बात करेंगे तो एसिटाइल कोलिन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम में हमें सुनाई देगा ये लफ्ज़, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक में बात करें तो एसिटाइल कोलिन का राज ही राज है, ठीक है। अगर नर्व टू नर्व, ये फॉर एग्जाम्पल ब्रेन था या स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक है, यहाँ से नर्व निकली, ठीक है, और नर्व दोबारा नर्व निकली, ये प्री गैंग्लियनिक नर्व, ये पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व, ठीक है। तो नर्व टू नर्व भी क्या होता है, एसिटाइल कोलिन। हम तो जानते हैं कि पहली नर्व हमेशा क्या निकालती है, एसिटाइल कोलिन निकालती है, ठीक है। तो यहाँ भी एसिटाइल कोलिन होता है, और जो जहाँ ये जाएगी फाइनल ऑर्गन होगा या कोई सेल होगा, वहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास ये एसिटाइल कोलिन ही निकालेगी। अब ये जो एसिटाइल कोलिन लगेगा जिस ऑर्गन पर, ठीक है, हम उस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिकली पैरासिम्पैथेटिक की बात करें ना तो बोलेंगे मुस्करैनिक रिसेप्टर, ठीक है। जबकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसमें पहली नर्व, ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। सिंपैथेटिक की बात करें तो ब्रेन की तो बात नहीं करेंगे, हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो ये नर्व प्री गैंग्लियनिक नर्व, ठीक है, और पहली नर्व से यहाँ निकलेगा एसिटाइल कोलिन निकलेगा। सेकंड नर्व हमारे पास पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व, ठीक है, ये नर्व जाएगी डायरेक्ट ऑर्गन तक या जहाँ भी टारगेट इसका वहाँ तक जाएगी। तो ये क्या निकालेगी, नॉरएपिनेफ्रिन निकालेगी। देखिए पहली क्या निकाल रही है, एसिटाइल कोलिन, सेकंड क्या निकाल रही है, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। और रिसेप्टर्स के क्या बोलेंगे, रिसेप्टर्स को बोलेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में पहले नर्व क्या निकाल रही है, एसिटाइल कोलिन निकाल रही है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन आपको दोनों सिस्टम में नजर आएगी। आप ज़रा सोचें कि हम अगर ऐसी दवाई दें जो कि क्या करे, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा दें, ठीक है, जैसे कि फाइजोस्टिग्मीन, तो उसमें क्या होगा, उसमें पैरासिम्पैथेटिक का जो असर होगा बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, जैसे कि खाना हजम होने का प्रोसेस वगैरह, ठीक है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वो ऑर्गन में ज़्यादा फर्क नजर आएगा हमें जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर आते हैं। जबकि जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उनके ऑर्गन में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ तो जो नर्व एंडिंग से निकल रहा है, लास्ट वाली नर्व एंडिंग से निकल रहा है वो नॉरएपिनेफ्रिन है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ एसिटाइलकोलिन हो रहा है, ठीक है। तो हमें ऑर्गन पर फ़र्क नज़र नहीं आएगा, ज़्यादा फर्क कहाँ नज़र आएगा, जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर आता है ऑर्गन, उन्हें फ़र्क नज़र आएगा।
अब अगली चीज़ लिखी हुई है नॉरएपिनेफ्रिन एंड द क्लोजली रिलेटेड एपिनेफ्रिन, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर आता है न्यूरोट्रांसमीटर के। और एक और बात हमारे पास, ये दोनों किस पे काम करते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर यानी कि अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे काम करते हैं। अल्फा रिसेप्टर जो होता है ज़्यादातर बेसिकली कहाँ होता है, खून की नालियों में होता है। जब नॉरएपिनेफ्रिन इन पे लगेगा तो नालियाँ क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि सिकुड़ जाएंगी। यानी कि अगर हम बोलें कि खून का प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक बात यहाँ पर याद रखने की काबिल है कि नॉरएपिनेफ्रिन जो होती है ये ज़्यादा अच्छे से काम करती है अल्फा रिसेप्टर पर। बीटा रिसेप्टर पर भी काम कर सकती है लेकिन ज़्यादा अच्छे से काम किस पे करती है, अल्फा रिसेप्टर्स पर। जबकि जो एपिनेफ्रिन हमारे पास है ये बीटा रिसेप्टर पर अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो बीटा वन रिसेप्टर पर कहाँ होता है, हमारे पास हार्ट में होता है, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन जब बीटा वन रिसेप्टर पर लगेगा तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लगेगा एपिनेफ्रिन बीटा टू रिसेप्टर कहाँ होते हैं, हमारे पास होते हैं लंग्स में, ठीक है। जब लंग्स की जो यानी कि उसमें लगेगा, नालियों में लगेगा, वैसे करीब ब्रोंको डायलेशन हो जाएगी, यानी कि सांस की नालियाँ क्या हो जाएंगी, खुल जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से बीटा टू रिसेप्टर हमारे पास कहाँ होता है, जो मसल्स की तरफ खून लेके जा रही होती हैं नालियाँ, मसल में जो खून की नालियाँ होती हैं उनमें लगेगा तो क्या हो जाएंगी, वो फैल जाएंगी, ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगी, ताकि इमरजेंसी वाली कंडीशन में ज़्यादा खून कहाँ जाए, मसल्स की तरफ जाए, ठीक है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत गिर जाए यानी कि वो कहाँ चला जाए, एनाफाइलेक्टिक शॉक में चला जाए, तो क्या करेंगे, उसको नॉरएपिनेफ्रिन नहीं देंगे, एपिनेफ्रिन देंगे, क्योंकि एपिनेफ्रिन बहुत सारे काम एक साथ करेगी, ठीक है। जैसे कि हार्ट रेट को बढ़ा देगी हमारे पास, ठीक है। और क्या करेगी, हमारे पास सांस की नालियों को खोल देगी, ठीक। और एस्थमा जो होता है उसमें जो हम दवाई देते हैं सैल्बुटामोल, ठीक है, वो क्या होती है, सिर्फ बीटा टू रिसेप्टर पर काम करेगी, ताकि यानी कि सांस की जो नाली है सिर्फ उसी को खोलेगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव, ठीक है। तो हमारे पास सिलेक्टिव ड्रग भी होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम ऐसी दवाई देंगे जो कि क्या करे, जो कि अल्फा रिसेप्टर को भी छेड़े, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास खून की नालियाँ तंग हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, खून का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, सिर्फ सांस की नाली को खोलना है। तो हम सैल्बुटामोल क्या करती है, सिर्फ बीटा टू रिसेप्टर पर रख के क्या करेगी, सांस की नाली को खोलेगी। नेक्स्ट हम केमिकल यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर जिक्र करेंगे डोपामिन का, ठीक है। ये हमारे पास रिवॉर्ड और मूवमेंट का केमिकल है यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। अच्छा, डिप्रेशन की दवाएं जब पढ़ेंगे आप या फिर पार्किंसन डिसीज़ की दवाइयाँ पढ़ें तो आपको इसका जिक्र लाजमी मिलेगा। अब इसके बाद हम समझेंगे डोपामिन रिलीज़ कब होता है। देखें, दिमाग को जब भी इंतज़ार यानी कि एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई चीज़ आएगी और बॉडी को फ़ायदा पहुँचाएगी, तो उसके रिवॉर्ड में क्या होता है, डोपामिन दिमाग से रिलीज़ होता है, ठीक। देखिए, दिमाग जो होता है वो हर वक्त एनी टाइम अंदाज़ा लगा रहा होता है कि फॉर एग्जांपल आज आपने सोचा कि खाना अच्छा होगा और वाकई खाना अच्छा था, तो क्या होगा हमारे, तो दिमाग क्या करेगा, रिवॉर्ड प्रिडिक्शन एरर जनरेट करेगा, यानी कि डोपामीन का एक बड़ा स्पाइक यानी कि झटका रिलीज़ होगा बॉडी में, यानी कि डोपामीन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। इसी तरह से अचानक कोई अच्छी खबर मिल जाए तो क्या होगा, डोपामीन रिलीज़ होगा। अब यहाँ सवाल ये आ सकता है कि ब्रेन को कैसे पता है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो होता क्या है, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, हमारी आंखें, हमारी ज़बान, ठीक है, ये सब कुछ क्या होते हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन दिमाग को मुसलसल सिग्नल भेज रहे होते हैं। दिमाग के कौन से हिस्से को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को सिग्नल भेज रहे होते हैं। तो यही हमारे पास फैसला करेगा क्या चीज़ अच्छी है बुरी, ठीक है। अगर चीज़ अच्छी होगी तो इसके जो डोपामिन के सेल्स होंगे उनको क्या कर देगा, यानी कि उनके ऊपर ऑन का बटन दबा देगा, यानी कि क्या होगा, डोपामिन रिलीज़ होगा, ठीक है। अगर चीज़ बुरी होगी तो डोपामिन का बटन जो होगा वो ऑन की तरफ नहीं जाएगा, यानी कि ऑफ ही रहेगा। डोपामिन जो होता है हमारे पास ब्रेन में मेनली दो जगह बनता है, ठीक है। एक बनता है सब्सटेंशिया निग्रा में, सब्सटेंशिया निग्रा में जो बनता है डोपामिन बेसिकली वो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जबकि जो वेंट्रल टैगमेंटेड एरिया है ना, ये ज़्यादातर बनाता है डोपामिन किसके लिए, रिवॉर्ड और खुशी के लिए जो केमिकल रिलीज़ होगा, यानी कि जो डोपामिन रिलीज़ होगा वो ये हिस्सा बना रहा है। माइंड में एक और सवाल भी आ सकता है कि डोपामिन जो होता है बनता किससे। देखें, हमारे पास ये बनता है बेसिकली एक अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कौन सी, टायरोसिन। टायरोसिन कन्वर्ट होगी एल डोपा में, और एल डोपा फाइनली कन्वर्ट होगा डोपामिन में, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, और डोपामिन क्या हो जाएगा, हमारे पास हमारी जो जगह थी, ये जगह जो हमने बताई, ठीक है, उनमें क्या हो जाएगा, ये स्मॉल स्मॉल थेलियों में वेजिकल्स में स्टोर होगा। जब सिग्नल मिलेगा तो ये क्या होगा, इन थेलियों से यानी कि रिलीज़ होगा, ठीक है, बॉडी में। अब आता है अपनी असली बात यानी कि सेकंड बात की तरफ के डोपामिन मूवमेंट को किस तरीके से स्मूथ बना रहा है, ठीक है। तो डोपामिन हमारे पास मूवमेंट को किस तरीके से स्मूथ बना रहा है, इसके लिए समझना होगा ब्रेन जो होता है हर वक्त बैकग्राउंड प्रोसेसिंग कर रहा होता है, काम कर रहा होता है हर वक्त। हज़ारों के हिसाब से मोटर सिग्नल यहाँ से जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, ताकि अगर ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो फ़ौरन से काम किया जा सके। इन हज़ारों सिग्नल में से 99% सिग्नल को बेसल गैंग्लिया यानी कि दिमाग का जो बेसल गैंग्लिया वाला हिस्सा है वो कैंसिल आउट कर देता है। तो अगर डोपामिन
और हमारे पास ये बेसल गैंग्लिया ना होता तो हमारी बॉडी हर वक्त झटके खाती रहती है, ठीक है। स्मूथ नहीं होती हमारी बॉडी, स्मूथ तरीके से काम नहीं करी होती। हाथ कुछ से उठा रहे हैं तो हाथ कपकपा रहे हैं। अब क्या किया, अब एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने फैसला कर लिया कि आपने वाकई में क्या करना है, ग्लास को उठाना है, ठीक है। ये ग्लास उठाना है। पहले तो हमारे पास ये बैकग्राउंड, ये इनकी बेसल फायरिंग हो रही थी, दिमाग हर वक्त फायरिंग करता रहता है, ठीक है। सिग्नल भेज रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, ठीक है। लेकिन आपने फैसला नहीं किया। आपने फैसला कर लिया फाइनली कि आपने इस ग्लास को पिक करना है, तो होगा क्या हमारे पास, तो ब्रेन का जो सब्सटेंशिया नाइग्रा वाला पार्ट है उसमें से क्या निकलेगा, डोपामिन रिलीज़ होगा, डोपामिन रिलीज़ होगा। और यही डोपामिन क्या करेगा, यही डोपामिन बेसल गैंग्लिया के पास जाएगा और उसको फिर से याद दहानी करवाएगा कि जो फजूल सिग्नल है सारे सिग्नल को रोक दो, सिर्फ जो सिग्नल जा रहा है हमारे पास कि वो जो ग्लास उठाने वाला सिग्नल है सिर्फ उसको जाने दो, बाकी सारे सिग्नल को क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। अब जो पार्किंसन डिसीज़ होती है उसमें मसला क्या होता है, उसमें यही मसला होता है कि डोपामिन की क्या होती है, डोपामिन की कमी होती है, इसलिए जो सिग्नल होते हैं स्मूथ तरीके से नहीं आ पा रहा होता है, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, हाथ पैर कांप रहे होते हैं, ठीक है। कोई भी हम काम करने लगे हमारा हाथ पैर कांप रहे हैं, शेकिंग हो रही है। अब जैसा कि हमने कहा कि डोपामिन जो होता है हमारे पास ब्रेन में, दो ही से डिस्कस किया, वहाँ बन रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से ब्रेन के अलावा यानी कि हमारे पास आउटसाइड द ब्रेन भी हमारे पास ये बन रहा होता है। कहाँ बन रहा होता है, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ भी बन रहा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करें स्टमक में, इस तरीके से हम बात करें इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो इन तीन जगहों पर एड्रिनल ग्लैंड, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, इनमें बन रहा होता है, लेकिन लेस क्वांटिटी में होता है, बहुत ही लेस क्वांटिटी में होता है, और वो लोकली काम कर रहा होता है, यानी कि उसी जगह पर काम करेगा, ठीक है। और डोपामिन जहाँ जाके लगेगा, यानी कि इसके अब तक जो रिसर्च हुई है उसमें 5 रिसेप्टर क्या हो चुके हैं, इसके आइडेंटिफाई हो चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बस ये देखें, D1, D2, D3, D4, D5, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर लें, ठीक है। और जो D1 है हमारे पास डोपामिन का रिसेप्टर, ये ज़्यादा क्वांटिटी में पाया गया है, ठीक है। और ये मूवमेंट और लर्निंग में हेल्प कर रहा है हमें। और इसके रिसेप्टर कहाँ कहाँ पाए गए, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल हो गया, किडनी हो गया, GI ट्रैक हो गया और इम्यून सिस्टम हो गया, इन जगहों पर तो पक्का पक्का पाएगा, ठीक है। अभी रिसर्च हो रही है, क्या पता हमें पता चल जाए कि आने वाले वक्तों में कि इसके रिसेप्टर और भी हैं, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट बात कि डोपामिन जो होता है हमारे पास ब्रेन में अलग बन रहा है, और जो बॉडी में बात की, बॉडी में लोकली अलग बन रहा है, ठीक है। यानी कि लोकली काम कर रहा है, ठीक है। तो जो ब्रेन वाला डोपामिन है वो ब्रेन में ही रहेगा, ब्रेन में ही काम करेगा, ठीक है। तो क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर सकता, ब्लड ब्रेन बैरियर है ना, क्रॉस नहीं कर सकता। और जो बॉडी में डोपामिन है वो काम बॉडी में करेगा, ठीक है। जबकि जो सेरोटोनिन है ये हमारे मूड हो गया, नींद हो गया, ठीक है, और भूख को कंट्रोल करता है। यानी कि हम बात करें दूसरे लफ्ज़ों में, ये इंसान को क्या रखता है, पुरसुकून रखता है, ठीक है, काम रखता है। सेरोटोनिन के बारे में ये बात आपको बहुत हैरान करेगी कि सेरोटोनिन के अगर हम 100 हिस्से करें ना, तो इसके बेसिकली 90% हिस्सा जो बन रहा है हमारे पास ब्रेन से बाहर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, स्टमक में बन रहा है, और जो इंटेस्टाइन्स है यानी कि गट है उनमें बन रहा है। अब ये डिस्कस करेंगे हम कि जो सेरोटोनिन है वो किस तरीके से हाजमे के निज़ाम में बेसिकली उस निज़ाम में निकल रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से होता है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल गट लाइनिंग यानी कि इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो इसमें अगर खाना गुजर रहा है, ठीक है, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेच होगी ना, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो इनकी लाइनिंग में ही क्या होता है, इंटेरोक्रोमोफेरेंट सेल्स होते हैं, इंटेरोक्रोमोफेरेंट सेल्स होते हैं। और जब ये लाइनिंग स्ट्रेच होगी, ठीक है, जब खाना गुजरा है इसमें से लाइनिंग स्ट्रेच होगी, तो ये सेल क्या कर लेंगे, फौरन से सेंस कर लेंगे इस स्ट्रेच को, और क्या रिलीज़ होगा, बदले में रिलीज़ होगा सेरोटोनिन। क्या रिलीज़ होगा, सेरोटोनिन। अब ये सेरोटोनिन हमारे पास लाइनिंग में ही क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे, 5HT3 और 5HT4, ठीक है। इन रिसेप्टर पर जाके क्या लगेगी, सेरोटोनिन लग जाएगी, ठीक है। जैसे ही लगेगी फ़ौरन सिग्नल मिल गया, फ़ौरन से इस हाजमे का जो निज़ाम चल रहा है उसको सिग्नल मिल गया। यानी कि इनका अपना निज़ाम होता है, इसको हम बात करते हैं इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम, हम बात कर चुके हैं इसकी डिटेल में, ठीक है। तो इंटायरेक्ट नर्वस सिस्टम को की तरफ से सिग्नल मिला कि क्या करें, अब रिसेप्टर पर लग गया सेरोटोनिन, ठीक है। तो जो नालियाँ होंगी, जो आंतें होंगी हमारे पास, ठीक है, वो किस तरीके से वो पीछे के मसल को क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट उकेड़ेंगी, ताकि जो खाना है, जो खाना इसमें आ रहा है वो आगे की तरफ पुश हो, और आगे के मसल को क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। इसी को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। पीछे की मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, आगे की मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि सेरोटोनिन जिस अमाइनो एसिड से बनता है उसका नाम क्या है, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। और ट्रिप्टोफैन हमारे पास एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी कि बॉडी में नहीं बन रहा, आपको बाहर से डाइट के जरिए इंटेक करना पड़ेगा बॉडी में। अब हमारे पास ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन तक का सफ़र किस तरीके से होता है, देखिए हमारे पास ये फॉर एग्जाम्पल आपने डाइट खाई, ठीक है, कोई खाना खाया, ठीक है, और उस खाने के ज़रिए क्या मिला हमें, एल ट्रिप्टोफैन मिला, एल ट्रिप्टोफैन। अब यहाँ एक एंजाइम आएगा, एंजाइम का नाम क्या है, बेसिकली ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सीलेज, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सीलेज। ये क्या करेगा, इस एल ट्रिप्टोफैन पे काम करेगा और इसे 5HTP यानी कि 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ये बात नोट कर लें, अगर ये एंजाइम काम नहीं करेगा तो सेरोटोनिन भी नहीं बनेगा। अब यहाँ एक और एंजाइम काम करेगा,
अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज। अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज ये क्या करेगा, इस स्ट्रक्चर में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, ठीक है। फिर कार्बन से कुछ निकालेगा तो क्या बन जाएगा, सेरोटोनिन। क्या बन जाएगा, सेरोटोनिन। जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन का केमिकल नेम क्या है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमीन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोअमीन है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप डाइट से ले लें, डाइट से आपको मिल जाएगी सेरोटोनिन, नहीं, ठीक है। इसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आप सनलाइट में बैठें, ठीक है, क्योंकि सनलाइट में क्या हो रहा है हमारे पास कि सनलाइट जब बेसिकली हम सनलाइट में जा रहे हैं, ठीक है, तो जो ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है ना, ये ऑन हो रहा है, ठीक है, दिमाग में, ठीक है। और हम जानते हैं जब ये एंजाइम ऑन होगा तो हमारे पास जो इसकी सेरोटोनिन बनने का अमल वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो फर्दर आगे चलेगा। डोपामीन की तरह सेरोटोनिन भी जो दिमाग में बन रहा है वो दिमाग तक ही लिमिटेड है, ठीक है। और जो बॉडी में बन रहा है लोकली, वो बॉडी में लोकली काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। डोपामीन जो होता है हमारे पास, सेरोटोनिन जो होता है जो ब्रेन में बन रहा है, ठीक है, वो ब्रेन से नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसमें भी आ सकता है, ठीक है। और आके क्या करता है, पेन वगैरह को कंट्रोल करता है, पेन सिग्नल्स वगैरह में हेल्प करता है, ठीक है। अगला केमिकल हम डिस्कस करेंगे गाबा, ठीक है। अच्छा, ये जो गाबा है हमारे पास, ये हमारे पास मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि चीज़ों को रोकता है, ठीक है। लेकिन आपको हैरत होगी सुन के कि ये बन किससे रहा है, ये बहुत ही एक्साइटेटरी हमारे पास यानी कि केमिकल है उससे बन रहा है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेसिकली रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है इसमें यूज़ हो रहा है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट, ठीक है। और ग्लूटामेट क्या करता है, दिमाग को जगाए रखने का सिग्नल देता है, ठीक है। अब जब दिमाग को सुकून चाहिए था तो आप सुकून चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, एक एंजाइम होगा जिसका नाम है GAD ग्लूटामेट एसिड डीकार्बोक्सिलेज। ये क्या करेगा, इस ग्लूटामेट में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा, ठीक है, और उसे क्या कर देगा, गाबा में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इस अमल के लिए, इस कन्वर्जन के लिए विटामिन B6 की क्या होती है, नीड होती है, विटामिन B6, ठीक है। तो अगर विटामिन B6 की कमी होगी तो गाबा नहीं बनेगा, ठीक है। और गाबा नहीं बनेगा तो इंसान के जो सीजर्स होता है ना, सीजर जो मिल्की वगैरह के दौरे वो पड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगली बात जो जहन में आ सकती है कि गाबा जो है हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है या पैरासिम्पैथेटिक का। तो बेसिकली गाबा ना ही सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है और ना ही पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक किस में आते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो बॉडी के ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ऐसा ही होता है ना, ठीक है, जैसे कि दिल हो गया, मैदा वगैरह, ऐसा ही होता है। लेकिन गाबा का जो ज़्यादातर काम है ना, वो कहाँ होता है, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, यानी कि दिमाग में होता है और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। इसके बाहर हमारे पास जो गाबा पाया जाएगा, वहाँ भी गाबा का काम होगा, लेकिन वो लोकली काम कर रहा होगा और थोड़ा जो काम होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि रोल बदल जाएगा गाबा का। जैसे कि हम देखें हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में, तो जैसे सेरोटोनिन हमारे पास हमारी स्टमक वाले एरिया में, इंटेस्टाइन वगैरह में 95% होता है, बात की थी हमने, ठीक है। वैसे ही गाबा का भी अच्छी खासी मिकदार जो होती है हमारे पास हमारे हाजमे के निज़ाम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी। वहाँ ये गाबा क्या कर रहा है, वहाँ ये गाबा इंटेस्टाइन की जो हरकत यानी कि पेरिस्टालसिस को क्या कर रहा है, पेरिस्टालसिस में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अगर गाबा की अमाउंट कम होगी तो हमारे पास जो पेरिस्टालसिस होगी वो सही नहीं हो पाएगी और क्रैम्पिंग, जिसको हम बोलते हैं पेट में मरोड़ होना, वो हो सकता है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास जो गाबा है बेसिकली पेनक्रियाज के उन सेल में गाबा होता है जो कि इंसुलिन को बना रहे हैं, यानी कि इंसुलिन को कौन बना रहा है, बीटा सेल बना रहा है ना। तो हमारे पास पेनक्रियाज कहाँ गाबा कहाँ है, बीटा सेल में, ठीक है। अब ये वहाँ क्या करता है, ये इंसुलिन और ग्लूकागोन के जो रिलीज़ होता है उनके रिलीज़ होने में हेल्प करता है, ठीक है। रिसर्च के मुताबिक ये दिमाग के बाहर जो हमारा खून में शुगर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, छोटा सा रोल होता है इसका। एंड थर्ड काम हमारे पास है, जो हमारे ब्लड है, ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी गाबा के रिसेप्टर्स पाए गए हैं, ठीक है। ये वहाँ क्या काम कर रहे हैं, वहाँ ये काम ये कर रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन वगैरह को कम कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प कर रहे हैं और जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उसको थोड़ा पुरसुकून बना रहे हैं ताकि वो अपने ही जिस्म के सेल्स को क्या करें, नुकसान न पहुँचाने लग जाए। अब देखें, हालांकि दिमाग के बाहर भी गाबा है, लेकिन हम इसे क्या करें, सेंट्रल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इसलिए कहते हैं, सेंट्रल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि दिमाग के जो अंदर वाला गाबा है और जो जिस्म में गाबा है, ठीक है, वो आपस में मिल नहीं सकते, क्यों, बिकॉज ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। जो सुकून, नींद हो गया और एनजाइटी वगैरह को कम करने वाला, ख़त्म करने वाला असर है, वो सिर्फ CNS यानी कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड वाले जो गाबा है वही कर रहा है, ठीक है। बाकी जो गाबा बॉडी में है, आउटसाइड द ब्रेन एंड आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, वो लोकल कामों के लिए, ठीक है।
अब स्पाइनल कॉर्ड में गाबा का क्या बेसिकली रोल है, तो स्पाइनल कॉर्ड में गाबा का बहुत ही बड़ा काम है कि ये क्या करते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्सेस और मसल टोन को कंट्रोल कर रहा है, रिफ्लेक्सेस एंड मसल टोन, ठीक है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में गाबा की कमी होगी तो मसल क्या हो जाएंगे, मसल्स हर वक्त स्टिफनेस महसूस करेंगे, ठीक है, और इंसान को ऐसा लगेगा उसके मसल अकड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा फील होगा, ठीक है। हमने अक्सर देखा है कि हमारे पास जिन लोगों को बेसिकली झटके लगते हैं, सीजर्स होते हैं या उनके मसल्स अकड़ जाती हैं, तो उनको जो दवाएँ जाती हैं उनमें क्या होता है, गाबा को बढ़ाने वाली दवाइयाँ होती हैं, ताकि जो बेसिकली सिग्नल आ रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, तेज़ सिग्नल आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा म्यूट किया जा सके, ठीक है। अब अगला सवाल हमारे जहन में यह आ सकता है कि गाबा जो है वो बॉडी में किन किन रिसेप्टर पे लगेगा, ठीक है। तो हम रिसेप्टर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास है रिसेप्टर गाबा का, वो है गाबा ए रिसेप्टर, ठीक है। अब ये सिर्फ एक लॉक नहीं है, बल्कि बेसिकली गाबा ए रिसेप्टर जो हमारे पास है, ठीक है, गाबा ए रिसेप्टर ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये 5 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, 5 प्रोटीन का एक गुच्छा है। आपने अक्सर देखा होगा इस तरीके से शक्ल होती है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली इस रिसेप्टर में 5 प्रोटीन है, ठीक है। 5 प्रोटीन को हम बेसिकली सब यूनिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। 2 अल्फ़ा है और 2 बीटा है और 1 गामा है, कितना हो गया, 5, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब आप इमेजिन करें कि एक बंद दरवाज़ा है, ठीक है, जो कि दिमाग के जो सेल्स हैं उनकी दीवार में लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या हमारे पास, जैसे ही फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे ही कोई चीज़ लगेगी इस पर जो इसी के लिए बनाई गई थी, यानी कि इसके रिसेप्टर से मैच होगी, तो फ़ौरन से गेट खुल जाएगा, ठीक है। बीच में कोई मैसेंजर वगैरह नहीं चाहिए, फ़ौरन से गेट खुल जाएगा, ठीक है। अब जब गाबा के दो मॉलिक्यूल गाबा के 2 मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है, और वो इस रिसेप्टर की खाली जगह पर आके लग गए, ठीक है, तो ये 5 प्रोटीन क्या होंगे, 5 प्रोटीन जो लगे हुए थे सेल पे, अपनी शक्ल थोड़ी चेंज करेंगे, ठीक है, और बीच में क्या बन जाएगा, एक पोर बन जाएगा, एक सुराख बन जाएगा। इस सुराख से क्या होगा, सिर्फ जो क्लोराइड आयन है बाहर पड़ी हुई क्लोराइड आयन वो गुजर सकेगी, ठीक है। चूँकि सेल के बाहर बहुत सारी क्लोराइड आयन पड़ी हुई होती है, तो वो तेज़ी से क्या हो जाएगी, इस सेल के अंदर जाना शुरू कर देगी। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोराइड आयन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यानी कि नेगेटिव आयन बहुत ज़्यादा सेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर का जो करंट है, वोल्टेज बहुत नीचे गिर जाएगा, नेगेटिव होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। सेल अंदर क्या हो गया, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है। सेल अंदर से इतना नेगेटिव हो गया है कि अब दिमाग का कोई भी सिग्नल आएगा, कोई भी गुस्सा दिलाने वाला सिग्नल आएगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्लूटामेट आ गया, ठीक है, जो हाइपर बेसिकली है, ठीक है, तो इस सेल को ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्या हो चुका है, अंदर से बहुत नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। तो एज रिजल्ट क्या होगा, सेल खामोश हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से आपको नींद आएगी, ठीक है, सुकून मिलेगा और मसल रिलैक्स हो जाएंगे। आपने दवाइयों का नाम सुना होगा जो बेसिकली हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन में आती है दवाइयाँ, जैसे कि डायज़ेपम हो गया, डायज़ेपम हो गया, जिसमें आती है वैलियम हो गया, ठीक है, और अल्प्राजोलम हो गया, ठीक है, जिसका जेनेक्स नाम है, ठीक है। तो ये दवाइयाँ नाम सुना होगा अक्सर, ठीक है। ये दवाइयाँ जो होती हैं गाबा की जगह पर नहीं लगती, बल्कि ये अलग साइड पर लगेंगी, इस रिसेप्टर पर अलग साइड पर लगेंगी, और क्या करेंगी, बेसिकली एलोस्टेरिक, जिसको हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइड पर लगेंगी, ठीक है। और करेंगी क्या, ये जो गाबा ए, ठीक है, उसके दरवाजे को ज़्यादा देर तक खुला रखेंगे, यानी कि जो सुराख हुआ था उस सुराख को काफ़ी देर के लिए खुला रखेंगे। इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, इससे होगा ये कि जो ज़्यादा क्लोराइड होगा वो अंदर आएगा। जब ज़्यादा क्लोराइड अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा सुकून मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी किस्म का रिसेप्टर है गाबा बी रिसेप्टर, ठीक है, गाबा बी रिसेप्टर, जिसको हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर भी कहते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। और इसी का ही नाम है मेटाबोट्रॉपिक, यानी कि मेटाबोट्रॉपिक है। गाबा A5 जो थी वो 5 यूनिट से मिलकर बनी हुई थी, यानी इसके 5 यूनिट थे, ठीक है। लेकिन गाबा हमारे पास जो बी है, ठीक है, इसका कोई सब यूनिट नहीं है, ये एक ही प्रोटीन है। और ये प्रोटीन ऐसी है कि हमारे पास ये सेल की मेम्ब्रेन जो है ना, उसको 7 बार क्रॉस करी, 7 बार अंदर बाहर हो रही है, स्नेक की तरह है, ठीक है। इसको हम कहते हैं 7 ट्रांस मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 बार क्या हो रही है, अंदर बाहर हो रही है। क्योंकि जी प्रोटीन को इस्तेमाल करके, यूज़ करके एक अपना काम करती है, इसलिए हम इसे जी प्रोटीन कपल भी कहते हैं। हम अगर कंपैरिजन करें तो गाबा A5 जो था उसके ऊपर हमारे पास गाबा आके लग रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था, हमारे पास फ़ौरन से ये
रिसेप्टर खुल रहा था, ठीक है, और एक टनल बन रही थी, जा रहा था अंदर, ठीक है, ऐसे ही हो रहा था। लेकिन इसमें एक बात करें, इसमें एक पूरा चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। अब गाबा आके यहाँ पर लगा रिसेप्टर पे, ठीक है, तो गाबा जब आके लगेगा तो हमारे पास रिसेप्टर पे रिसेप्टर के साथ एक चीज़ जी प्रोटीन कपल, ठीक है, जी प्रोटीन है, ठीक है। जी प्रोटीन क्या होगी, एक्टिवेट होगी जब जैसे ही लगेगा। अब जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, फिर एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। जी प्रोटीन जो कि दो उसमें टूटेगी, दो हिस्से में, और चैनल्स पर जाके लग जाए, और इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो सेल में पोटेशियम चैनल होगा वो खुल जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस में वक्त लगता है, जबकि हमारे पास दूसरा जो गाबा ए वाला रिसेप्टर था, ठीक है, जिसमें 5 सब यूनिट थे, उसमें मिली सेकेंड यानी कि सेकंड का भी हाफ लग रहा था, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सेकेंड्स लगेंगे, इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा स्टार्ट होने में भी, और ये रहेगा भी असर काफ़ी लंबे टाइम के। अभी जो पोटेशियम था सेल के अंदर था, लेकिन जब सिग्नल मिला, चैनल खुल गया, तो हमारे पास ये पोटेशियम क्या होना शुरू हो जाएगा, बाहर जाना शुरू हो जाएगा। पोटेशियम क्या है, पॉजिटिव आयन है ना, जब बाहर जाएगा तो सेल के अंदर का माहौल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जिसको हम बोल रहे हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि सेल के अंदर का माहौल इतना नेगेटिव हो गया कि भले ही कोई सिग्नल आए बाहर से, लेकिन सेल क्या है, अब साइलेंट मोड पर चला गया, ठीक है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो हम बात करें पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की। देखिए प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो थे वहाँ पर भी होता है हमारे पास ये जो गाबा के रिसेप्टर से, वहाँ पर ये क्या काम करते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो गाबा होते हैं वहाँ पर क्या काम करते हैं, वहाँ पर जो कैल्शियम चैनल होते हैं ना उनको बंद कर देगा, ठीक है। जब कैल्शियम चैनल बंद हो गए तो कैल्शियम अंदर नहीं आएगा, जब कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो हम जानते हैं जब कैल्शियम अंदर आता है तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं रिलीज़ होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ नहीं होंगे, अपनी वेसिकल में ही रहेंगे, यानी कि अब जो भी मैसेज था वो आगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक नहीं जा पाएगा। देखिए जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है ना, यहाँ पर जो रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, गाबा बी रिसेप्टर होता है, ठीक है। और हमारे पास इसी गाबा बी रिसेप्टर के गाबा ये लगता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो अंदर जी प्रोटीन होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जी प्रोटीन क्या हो जाएगा, इस रिसेप्टर के यहाँ पर आके लग जाएगा, जहाँ से बेसिकली कैल्शियम नहीं एंटर होना था। अब कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएगा, रास्ते में क्या है, रास्ता ब्लॉक कर दिएगा। अगर कोई मरीज है उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, और उसके मसल्स क्या होते हैं, हर वक्त अकड़े रहते हैं, इनकी स्पासिटी है, तो दिमाग के दर्द भेजने वाले न्यूरॉन जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूटामेट निकाल रहे होते, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, बैक्लोफेन, BACLOFEN, बैक्लोफेन से दवा देते हैं, जो क्या करती है, जो कि हमारे पास जो गाबा बी रिसेप्टर था प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन यहाँ पर आके लग जाएगी। इसके नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम की थेरेपी, कैल्शियम अंदर दाखिल नहीं होगा, जब कैल्शियम दाखिल नहीं होगा अंदर तो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर जो था वो यहाँ रिलीज़ नहीं होगा, फिर वो आगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक नहीं जा पाएगा, यानी कि दिमाग से भले सिग्नल आ भी रहा है कि दर्द हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये सिग्नल आगे कैरी नहीं हो पा रहा। अब अगला केमिकल हमारे पास है हिस्टामिन, ठीक है। अब हिस्टामिन जो हमारे पास है ये एक मल्टीटास्किंग केमिकल है, यानी कि एट द टाइम एक ही वक्त में ये एक न्यूरोट्रांसमीटर का किरदार भी अदा कर सकता है और एक हार्मोन का रोल भी प्ले करता है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि बनता कहाँ पर है ये हमारे पास जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, मास्ट सेल, बेसोफिल, उनमें बनता है, और कहाँ बनता है, दिमाग में एक हिस्सा होता है, ये आपको दिख रहा होगा TMN, ट्यूबरो मेमोरी न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली स्टोर होता है हिस्टामिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की शक्ल में नर्व सेल में स्टोर होगा, न्यूरॉन में। जब भी कोई चीज़ फॉर एग्जांपल डस्ट थी या फिर हमारे पास कोई पोलन वगैरह था, ठीक है, तो जब वो बॉडी में आया, ठीक है, और बॉडी ने रिएक्ट किया उसके खिलाफ, तो मास्ट सेल जो मास्ट सेल और बेसोफिल होंगे, इनके अंदर क्या है, हिस्टामिन स्टोर है। ये जो इनके वेसिकल्स हैं वो वेसिकल्स फट जाएंगे और उनके अंदर से क्या निकलेगा, हिस्टामिन निकलेगा, और ये हिस्टामिन क्या करेगा, जो खून की नालियाँ होंगी बॉडी में उनको बेसिकली वाइड कर देगा, फैला देगा। H1 रिसेप्टर पे लगेगा, हिस्टामिन कहाँ लगेगा, नालियों पे H1 रिसेप्टर होते हैं, ये वाइड हो जाएंगे। ये वाइड इसलिए होंगे, चौड़े इसलिए होंगे ताकि बाकी जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो यहाँ पर आ सकें और उनको पता चल सके कि यहाँ पर क्या हुआ है, मसला हुआ है। और एक और बात याद रखें कि एनर्जी अगर सिवर नहीं थी, ठीक है, तो उसी जगह होगा ये चीज़, यानी कि उसी जगह लाल होगी, वही जगह लाल होगी जहाँ पर हमला हुआ था, ठीक है, पोलन का या फिर कोई बेसिकली कोई किसी कीड़े ने काटा था, ठीक है, तो वही जगह होगी, ठीक, बिकॉज ऑफ दिस कि H1 सेंटर पर आके कौन लगा, हिस्टामिन लगा। लेकिन अगर एलर्जी सिवर्व थी, ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन पूरी बॉडी में भी हो सकती है कि पूरी बॉडी में क्या होगी, खून की नालियाँ वाइड हो गई, जो कि खतरनाक कंडीशन। ये नालियाँ सिर्फ वाइड नहीं, चौड़ी नहीं, बल्कि लीकी भी हो जाएंगी। अब खुद सोच रहे हैं ऐसे कि फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ थी उसमें हल्के हल्के सुराख थे, ठीक है, हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो सुराख भी क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो ये सुराख हो जाते हैं, लीकी हो गई। अब इसमें से जो प्लाज्मा था, ये खून में जो प्लाज्मा था, वाटर था, वो निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेल्स होंगे उनके दरमियान जो स्पेस होगा वहाँ पर ही जमा होना शुरू हो जाएगा, तो स्वाइलिंग भी होगी, ठीक है, रेडनेस भी होगी, स्वाइलिंग भी होगी। और हिस्टामिन क्या करता है, जो स्किन की बारीक नर्व होती है उनको भी छेड़ता है, इससे क्या होती है, इचिंग, यानी कि खारिश महसूस होगी और दर्द होगा, ठीक है, इचिंग भी हो रही है, खारिश भी हो रही है, और लाल स्किन भी हो रही है और फूली भी है, ठीक है।
अब इसका जो रोल है ब्रेन में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ब्रेन में क्या है, H1 रिसेप्टर। बात की थी हमने TMN से क्या निकल रहा है, हमारे पास निकल रहा है हिस्टामिन निकल रहा है, ठीक है। दिन भर हमारे पास हिस्टामिन निकल रहा होता है वहाँ पर और क्या होता है, नर्व के जरिए ट्रैवल करके ब्रेन के वो हिस्से जो कि अटेंशन वगैरह में रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर H1 रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पर लग रहा होता है, ठीक है। इसलिए आप क्या होते हैं, आप जागे होते हैं, ठीक है। रात को क्या होता है, हमारे पास जो TMN था वो निकालना बंद कर देगा हिस्टामिन को, हिस्टामिन नहीं निकल पाएगा क्योंकि गाबा ने क्या कर दिया, स्टॉप लगा दिया, ठीक है। गाबा मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास हिस्टामिन नहीं निकलेगा और जो बेसिकली हमें यानी कि नींद आएगी। तो बेसिकली नींद की साइकिल को कंट्रोल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्टामिन। पहले ज़माने की जो एलर्जी की दवाएं थी, आपने अक्सर सुना होगा कि एलर्जी की दवाएं ले रहे हैं और नींद आना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली दिमाग के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करके दिमाग के अंदर जो H1 रिसेप्टर है, जो TMN था, जो दिन भर निकाल रहा था हिस्टामिन ताकि आप जागे रहें, ठीक है, तो उस जगह को खाली करते हैं, यानी कि हिस्टामिन का निकालना बंद करवा देता है। जब हिस्टामिन नहीं निकालता तो वो रिसेप्टर खाली हो गया। जब रिसेप्टर खाली तो आपको नींद आना शुरू हो रही है, ठीक है, आप लेजी स्लीपी फील कर रहे हैं।